इसीलिए कोई जेन्युइन इश्यू हो तो ही आप प्लीज क्लास मिस करना, अदरवाइज रेगुलर क्लासेस कोई भी मिस नहीं करेगा। इफ यू फील कि स्पेशल क्लास अटेंड करने के बाद नेटवर्क इशू हो जाता है, कोई बात नहीं, स्पेशल क्लास मत लो, लेकिन मेरी ये वाली क्लासेस लोगे। ऑर्गेनिक की एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, ट्रस्ट मी। ऑर्गेनिक रिकॉर्डेड लेक्चर से बहुत बोरिंग लगता है। असली ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा है टीचर के साथ। अगर तुम्हें सच बता रही हूँ खुद सी, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में मैं बोल रही हूँ, अगर ऑर्गेनिक में चाहते हो इंटरेस्ट डेवलप हो तो प्लीज टेक लाइव लेक्चर्स ओनली। ठीक है मेरा बेटा, तो ये चीजें सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फाइनली आज हमारी 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। देखो ज्ञान देना तो बनता है, थोड़ा सा मैं ज्ञान दूंगी, फिर इसके बाद मैं जस्ट स्टार्ट करूंगी। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब ये चैप्टर देखो, अब चैप्टर क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा तुम लोगों को, और वैसे है भी नहीं, ऑर्गेनिक में कुछ डिफिकल्ट जैसा है भी नहीं, बिकॉज रट्टे वाली जैसी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक यूज होगी, लाइक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ये सब इसमें बार बार यूज होने वाले हैं। दिस इज द रीजन कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बेटा जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कराऊंगी ना, तो प्लीज आप अपनी जीओसी जरूर रिवाइज करेंगे। तो जिसने जीओसी नहीं करी है उसको देखो प्रॉब्लम आने वाली है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, पूरी ऑर्गेनिक में। डरा नहीं रही हूँ, दिस इज रियलिटी। तो इसीलिए अगर किसी बच्चे का कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन यानी कि जीओसी वाला पोर्शन नहीं वो है, कवर नहीं है, तो आपको वो कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया तो कर लेना चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स ओके। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, पहली चीज कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक को समझने के लिए यू हैव टू नो, यू शुड नो अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तीसरी चीज आती है कि मैम इसको कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है? नहीं, एनसीईआरटी आपको अभी नहीं पढ़ना, जब मैं बोलूंगी एनसीईआरटी आपको तभी पढ़नी है। क्लियर हो गया? फोर्थ, मैम क्वेश्चन कहाँ से करें? क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और मैं आपको दूंगी। ठीक है, अच्छा हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद आप नीट के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, वैसे मैं ऑलरेडी लगवा ही देती हूँ वो, बट फिर भी, और दूसरे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी घर से करने के लिए। पांचवी चीज, ऑर्गेनिक में आपको भर भर के असाइनमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे, मतलब आज से ही शुरू हो जाएगा असाइनमेंट आना। 10 लेक्चर लगेंगे मुझे इसको कंप्लीट कराने में, तो यानी कि 10 तुम्हें क्या मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे। उसके बाद एक और मिलेगा जिसको मैं मिसलेनियस असाइनमेंट के नाम से डालूंगी। मिसलेनियस का मतलब पूरे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितने, तो यानी कि क्वेश्चन करने की हैबिट अगर तक नहीं डाली आप लोगों ने तो डालनी पड़ेगी, अगर ऑर्गेनिक अच्छा करना चाहते हो तो। ठीक है, ओके, 5 चीजें ध्यान रखना जब भी ऑर्गेनिक पढ़ने बैठो तो। उसके अलावा मैम कोई बुक है जो हम पढ़े? तो यस, है एक बुक, पीवाई ब्रूस। आई डोंट नो कितने बच्चों ने सुना है, पीवाई ब्रूस करके एक बुक है। अगर कोई चाहता है उस बुक को पढ़ना तो मैं आप लोगों के ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगी, एंड मैं ये बता दूंगी कि कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू करना है आपको पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, अगर नहीं टाइम निकलता है तो इट्स ओके, आप उतना कर लो, क्योंकि बुक रीडिंग से इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हो, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट की रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, इवन मैं भी वही फॉलो कर रही हूँ आपको पढ़ाने। जब आप वो बुक पढ़ोगे तो आपको दिखेगा मैम ने भी यही सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी और ये भी बता दूंगी क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है। आज पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम फिलहाल बेसिक चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई नो वो आप जीओसी में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, बट हमें दोबारा करनी है ना। तो मैं ये नहीं चाहती कि एक भी बच्चा मुझे ये कहे मेरे को इलेक्ट्रोफाइल नहीं पता, न्यूक्लियोफाइल नहीं पता, ऑनलाइन क्लास में ही पिटाई हो जाएगी फिर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो वेटेज, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख रहे हैं 2-2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं,
क्योंकि सिलेबस डिलीट हो गया है मेरा बेटा, तो 2025 में भी हम कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, क्लियर है? मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक के आपके टोटल 4 चैप्टर है। अगर कोई सोचेगा कि मैम मैं इसमें से 3 कर लेता हूँ, मैं इसमें से 2 कर लेता हूँ, मैं इसमें से 1 कर लेता हूँ, तो मत करना ये हरकतें। ठीक है, करो तो 4 करो, वरना छोड़ दो पूरी ऑर्गेनिक। और पूरी ऑर्गेनिक छोड़ दिया तो फिर तो तुम्हारे हाथ से सारे नंबर गए। ठीक है, कहने का मतलब है करो तो पूरी ऑर्गेनिक करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूरी ऑर्गेनिक को मिला के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बात ध्यान रखना सारे बच्चे, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन सारे चैप्टर को मिक्स करके आते हैं। ठीक है, चलो। और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक से तुम्हें प्यार हो गया ना, बस तो वही अच्छी लगेगी, कुछ और अच्छा नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपको कुछ जनरल टर्म्स बता देती हूँ रिएक्शंस की। जैसे बेटा जब हम ऑर्गेनिक में रिएक्शन स्टडी करते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो बेसिकली आपको क्या दिखता है? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मैम एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन रिएक्टेंट से डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। ठीक है, पहले कुछ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं, और कुछ किसी पाथ से होते हुए आपकी रिएक्शन होती है, कोई मैकेनिज्म होता है हर रिएक्शन के पीछे, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक में आपको जो रिएक्टेंट मिलेगा उसका नाम क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, अब जिसके साथ आपका रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट रिएक्शन करने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। रिएजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, रिएजेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और साथ ही साथ क्या होता है? सॉल्वेंट भी होता है रिएक्शन में। सॉल्वेंट का क्या काम होता है? सॉल्वेंट का काम होता है रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करता है। ठीक है मेरा बेटा, कई बार सॉल्वेंट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देता है, कई बार सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आपको ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी, रिएक्टेंट, रिएजेंट और आपको सॉल्वेंट। ठीक है, रिएजेंट बहुत सारे हैं आपकी ऑर्गेनिक में, बहुत सारे। आप हाइड्रोकार्बन से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं रिएजेंट्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्योंकि मैं रिवीजन क्लास में भी ले रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा रिएजेंट्स क्या होते हैं। इवन जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी ना, मैं एक रिएजेंट्स पे आपको अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी। तो रिएजेंट्स, देयर आर मेनी नंबर ऑफ रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो। जैसे अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, ये तुम्हारे पास कीटोन है। ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट बोलो। अब मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया HCl, एसिड ले लिया, राइट? अब ये किसमें है? अब ये क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, मैंने कहा कई बार सॉल्वेंट भी पार्टिसिपेट करता है। अब तुम मान लो इसको तुम रिएजेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या करने वाला है? रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, ये किस तरीके से रिएक्शन करता है? इस तरीके से रिएक्शन करता है। अब मैम ये आपने एरो क्या बनाया? देखो, जब भी ऑर्गेनिक में आप रिएक्शंस करोगे तो मेन काम ही यही है, आपको पता लगाना कि किसका अटैक किस पे हो रहा है। अगर आपने ये चीज पता लगा ली ना कि एरो की मूवमेंट कहाँ जा रही है, तुम्हारी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी हो जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? हालांकि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जस्ट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ मैंने ये क्या किया है। साइनाइड तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ ही इलेक्ट्रोडेंसिटी खींचेगा, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से अटैक मारेगा। ठीक बात है ना? तो अगर तुम्हें मूवमेंट पता चल गई ना मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन की, कि किस मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, तो तुम्हारी आधी से ज्यादा चीजें ऑर्गेनिक में आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, बट आज की क्लास में हमें क्या सीखना है? आज की क्लास में हमें वो सीखना है जो हमारा काम आने वाला है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा एल्काइल हैलाइड की। अब तुम एल्काइल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन्स बोलो, एक ही बात है। अच्छा, गिरजा आ गई, ठीक है। तो बच्चे एल्काइल हैलाइड क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, आपके पास एक एल्काइल ग्रुप होगा और हेलोजन होगा। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ ऊपर, है ना? यही मतलब है, आपके पास एक एल्काइल पार्ट होगा और एक हेलोजन होगा। हेलो एल्केन्स मतलब भी तो यही होता है, हेलो मतलब हेलोजन एंड एल्केन मतलब कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ये हैलाइड को अगर मैं क्लासिफाई करूं मेरा बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्काइल हैलाइड्स की। किसकी बात करते हैं? एल्काइल हैलाइड्स की।
ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड्स तुम्हें कौन कौन से टाइप के देखने को मिल सकते हैं? 3 टाइप के देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से मेरा बेटा? एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और बोलो टर्शरी एल्काइल हैलाइड। बात ठीक है ना? अब प्राइमरी कैसा होता है? प्राइमरी, अब देखो ये चीजें होती हैं जो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाऊंगी? CH3 CH2 X, X यहाँ पे हेलोजन हो सकता है फ्लोरिनो, क्लोरिनो, ब्रोमिनो, आयोडीनो, ठीक है। अच्छा, कैसे चेक करोगे वेदर दिस एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी और नॉट? अगर इधर आओ, हेलोजन के साथ वाला कार्बन देखो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 1। हेलोजन, फिर से बोल रही हूँ, हेलोजन, मैं यहाँ पे बहुत स्लो नहीं होंगी क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हेलोजन के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से, तो इसका नाम हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो ये क्या हो जाएगा? अब बताओ। 2 कार्बन से 2 कार्बन। नहीं बोलना, 2 नहीं बोलना, सेकेंडरी बोलना है। 2 डिग्री बोलो या सेकेंडरी बोलो, 2 बोलोगे वो प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, आपको वो भी ठीक करना है, राइट। 2 डिग्री बोलो या सेकेंडरी बोलो। यहाँ पे हेलोजन के साथ जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है मेरा बेटा? 2 कार्बन से, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा? सेकेंडरी। और अगर मैं बात करूंगी टर्शरी की, तो वहां पे क्या होगा? जो आपका हेलाइड होगा, जो हेलोजन होगा, वो उसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच होगा मेरा बेटा? 3 कार्बन से अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? और किस तरीके के हैलाइड, और किस तरीके के हैलाइड आपको देखने को मिलेंगे? एक आता है वर्ड एलाइलिक हैलाइड, सुना है किसी ने? किसने सुना है एलाइलिक हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड किसने सुना है? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है ये, ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। इधर देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस और नो? यस मैम। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हेलोजन लगा है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड, मैं इसका आयुपेक नेमिंग नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। दिस इज टाइप ऑफ एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, सॉरी, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। और इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो हम बोल देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बोल देते हैं। जैसे OH लगा हो तो हम बोलते हैं एलाइल अल्कोहल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। वैसे हेलोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एलाइलिक हैलाइड। कैसे पता लगाओगे? अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या लगा हो? हेलोजन लगाओ, तो उसका नाम क्या बोलोगे मेरा बेटा? एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड में sp2 कार्बन के साथ अटैच होता है क्या मेरा बेटा? आपका हेलोजन। sp2 कार्बन के साथ क्या होता है अटैच? हेलोजन होता है। इस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन, यस, इस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर हेलोजन लगा हुआ तो उसको हम क्या बोल देते हैं? विनाइलिक हैलाइड बोल देते हैं। इतना क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। यस मैम। शाबाश। उसके बाद है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? सबसे पहले तो ये सोचो कि बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? बेंजाइलिक मतलब बेंजीन तो बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। यस मैम। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली होती है। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। अगर इस पे हेलोजन लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। अगर मान लो मैम बेंजीन रिंग के अगर ऊपर आप डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, लेट्स से मैंने हेलोजन लगा दी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा एराइल हैलाइड। क्या हो जाएगा ये? एराइल हैलाइड। देख रहे हो ना, ये एरोमेटिक रिंग है, एराइल हैलाइड। यस, यू कैन ऑल्सो से हेलो बेंजीन, यू कैन ऑल्सो से हेलो बेंजीन, ठीक है। फिनाइल रिंग के ऊपर लगा हुआ है ना ये हेलोजन, तो इसको मैंने क्या बोला है? एराइल हैलाइड। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अगर ये चीज क्लियर हुई तो प्लीज मुझे ये बताओ, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। इवन पता है पहले तो ना नीट में ये क्वेश्चन आते थे, 2024 में तो पता नहीं एनटीए को क्या हुआ, जेई में भी डाल दिया। बताऊं क्या क्वेश्चन डाला? मैं बताती हूँ, पहले लिख लो। ये क्वेश्चन आया था जेई 2024 में, आपसे पूछा था कि बताओ इनमें से एलाइलिक और विनाइलिक कौन सा। अब तुम मुझे बताओ ए कौन सा है और बी कौन सा है?
अंकिता तुम मुझे बताना चाहोगी कि ए कौन सा बेटा? मैम विनाइल। शाबाश, विनाइलिक। वाई विनाइलिक? बिकॉज दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp2 कार्बन के साथ क्या अटैच है? हेलोजन है, इसलिए इसका नाम क्या है? विनाइलिक हैलाइड। बताओ, सबका हो गया था? यस मैम। यस मैम। अच्छा शिवा, ये वाला कौन सा बेटा? बी वाला? मैम हेलोबेंजीन। ना, बेंजीन रिंग कहाँ है ये? ये सॉरी तो मैम, ओ बेंजीन है। यस मैम, एलाइलिक हैलाइड है मैम, हाँ सॉरी मैं एलाइलिक। वो बेंजीन समझ लिया। यस मैम। नहीं बेंजीन नहीं है मेरा बेटा, एलाइलिक। वाई एलाइलिक हैलाइड? क्योंकि मैम sp3 कार्बन पे क्या अटैच है? हेलोजन अटैच है। ये आया था हेलोजन। जेई 2024 अप्रैल शिफ्ट में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। अब एक खुशखबरी बताऊं, आ जाओ। नीट 2023 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आपसे कंपाउंड दिया था और आपसे पूछा था दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस जो आपको दिए हुए थे। जल्दी से करो, हैंड रेस करो। शाबाश। वेरी गुड। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट, नीट और नीट में कह रहे हो, हम सो सॉरी, ऑर्गेनिक में रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। जब तक मैं ना कहूं कोई चीज याद करने के लिए, तुम नहीं करोगे खुद से याद कुछ भी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अनिरुद्ध, महेश, ऋषभ, सिद्रा, चांदनी, दीक्षा, दीक्षा ने किया हुआ है हाँ। अक्षरा बताएगी, अक्षरा। मैम डी ऑप्शन। बेंजाइलिक हैलाइड है ये? यस मैम। बेंजाइलिक कहाँ से दिख रहा भाई तुम लोगों को ये? मोनिका? मैम विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक लिख रहा है, हाय राम, तुम पिटाई कर दो तुम मैम लोगों सॉरी, की। एलाइलिक हाँ, अलाइलिक हैलाइड है ये बेटा, sp3 कार्बन के साथ अटैच है। एलाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक कहाँ से हो गया बेटा? बेंजाइलिक वाली तो ये पोजीशन होती है मेरा बेटा, ये वाली। ठीक है, यस यस मैम। मैम। ये नीट 2023 का पहला क्वेश्चन था पेपर में। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन आया था बस इस चैप्टर से, और ये यही था। एक ही क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से और वो यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड है ये। ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए मैंने जान करके जोर दे के बोला कि ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। प्लीज गलती मत करना, एलाइलिक विनाइलिक में ये बार बार यूज होंगे बेटा आगे जाके। ठीक है, आगे चले। ओके, आगे चलते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल तुम लोगों को पता ही है क्या होता है, बस एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस लविंग होता है ना, या वो तो बचपन में पढ़ते थे हम। यस, न्यूक्लियस लविंग। तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीसीज होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जिसके पास एटलीस्ट एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। उसके अलावा न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है? लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस होता है। और जो भी आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। पता चले ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है और उसको तुमने डिक्लेयर कर दिया मैम दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ऐसे मत कर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा कॉमन, देखो मैं जान करके ना इनमें वही एग्जांपल्स लूंगी जो आपके पूरे चैप्टर यानी कि पूरी ऑर्गेनिक में यूज होने वाले। CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, NH3, अमोनिया, वाटर, ये क्या है आपके? न्यूक्लियोफाइल है। उसके अलावा RNH2 अमीन, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं एल्कीन की, क्या एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है? हाँ या ना? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, है या नहीं है? मतलब इसमें तुम कंफ्यूज हो गए हैं? बताओ। गिरजा नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये वाली रिएक्शन नहीं देखी तुमने हाइड्रोकार्बन में? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, अटैक नहीं करता इस पे, तो ये बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। H+ बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन इज अ न्यूक्लियोफाइल। समझे कि नहीं समझे?
जब मैं 12th में थी ना, मेरे से वाइवा में पूछा था ये वाला सवाल, एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। बच्चे न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो लेट्स से कोई एसिड है, उससे H+ आ रहा है, तो ये क्या, इसके पास पाई इलेक्ट्रो डेंसिटी है, ये अटैक करेगा ना बेटा इस पे, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना। ऐसी एल्कीन के पास भी क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। हमेशा ये मत सोचा करो दिमाग में कि इसके अलावा होंगे ही नहीं। एल्कीन एल्काइन इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। हो जाएगा, ठीक है। Yes, और Yes, ma'am. ma'am. न्यूक्लियोफाइल हम कैसे लिखते हैं, NU के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, दिखाने का तरीका होता है ये, ठीक है। चलो एक बार इलेक्ट्रोफाइल देख लो, फिर ये दो क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है मेरा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो कि क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो कि एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिनके पास क्या हो, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। उसके अलावा जिनके पास वैकेंट p और d ऑर्बिटल हो, यस और नो, Yes, ma'am. p और d Yes, ऑर्बिटल। ma'am. एग्जांपल दो जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, कोई मुझे एग्जांपल दीजिए। Ma'am, बोरोन. BF3. शाबाश, BF3, वेरी गुड। ठीक है, और बताओ और क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, क्या सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बताना। अगर मैं मान लो अमोनियम लिखूं, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? No, ma'am. No, ma'am. इसका तो भैया ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है जी, तो ऐसे मत डिसीजन लेना। ठीक है, उसके अलावा और बताओ, और कैसे बता सकते हो आप। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका H+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल है, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है, बार बार आएगा ऑर्गेनिक में। उसके अलावा बेटा तुम्हारा SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। मैम SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है मैम, कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार बताओ। इधर आओ, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, वो कहेगा आजा आजा आजा, तो सल्फर पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो बिहेव कर गया ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया ना, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक मारेगा उसके ऊपर। पूरी ऑर्गेनिक में आपको चेक ही यही करना है कि कहाँ का अटैक किस पे हो रहा है, दैट्स इट। ऑर्गेनिक में है ही यही, आपको बस पता लगाना है कौन किस पे अटैक करेगा। अगर ये पता लगा लिया तो बस हो गया काम, वो मैं सिखाऊंगी आपको। ठीक है, इसके अलावा CO2 भी क्या है तुम लोगों का बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे मैम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा न्यूक्लियोफाइल भैया जी अटैक मारेंगे, है ना जी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अलावा BF3 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी क्या हो गए तुम्हारे, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। Electrophile. सल्फिड भी बोलते हैं इनको, बोलो हाँ के ना। ठीक है, Yes, ma'am. इसके अलावा और ले लो, आपका एल्काइल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एक है CCl2, सुना है ये सबने, CCl2, इसको हम Yes. बोलते हैं बेटा Yes, ma'am. डाइक्लोरोकार्बीन। कहाँ सुना है, डाइक्लोरोकार्बीन, स्कूल में सुना होगा अगर हो गया होगा तो। ये डाइक्लोरोकार्बीन मैम, व्हाई दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना। ये देखो ना, उसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। समझ आई, तो ये किस कैटेगरी में आएगा मेरा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ma'am. उसके अलावा एक ये भी इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है तुम्हारे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, अगर तुमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हो, यहाँ पे दोबारा पढ़ोगे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जो है यूज होता है। ठीक है मेरा बेटा, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जो है आके अटैक करेगा। तो ये कुछ पॉपुलर इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक तुम्हारे यूज होते हैं। बार बार मैं इनको यूज करूंगी, तुम्हें याद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं आज रात को बैठ के रट्टा ही मार रहे हो इनको, है ना, ये अपने आप याद हो जाएंगे। चलो एक बार मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, रेज योर हैंड।
अब इसमें बहुजन वन ऑप्शन करेक्ट है। देखो, हो भी सकते हैं। हैंड रेज कीजिए, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है या है, सिंगुलर या प्लूरल। रानी बता बेटा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी न्यूक्लियोफाइल नहीं है रानी जी। यस मैम। अच्छा, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, बड़ी अच्छी बात है। सिद्रा आप बताओ। मैम बी। बी। काजल चमटा आप बताइए। बी मैम। बी। रानी जी, ऑक्सीजन के पास क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है। दो तो नहीं है, चार है। पेयर दो हैं, तो यस ये मैम। तो देने वाला है ना, तुमने तो इसको भूखा Yes. बना दिया, ये तो देने वाला है। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, SH नेगेटिव, ये भी देगा, ये भी देगा। नाइट्रोजन के पास भी क्या लोन पेयर है, ये भी देगा। लेने वाला कौन है? BF3, अभी तो बताया मैंने। यस बोरोन के पास क्या होती है? वैकेंट P और वाइटल होती है। न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे और इसमें देंगे। वो नहीं पढ़ा इनऑर्गेनिक में एडक्ट बनाता है? यस मैम। क्यों भूल गए फिर? अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग याद नहीं, मतलब भूल जाओगे। ये देखो, इस तरीके से डक्ट बनता है, तो BF3 इज द करेक्ट वन। ये वाला कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? रेज योर हैंड। गिरजा डेटा खत्म नहीं होना चाहिए, 3 महीने तो बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए गिरजा, जब तक ऑर्गेनिक नहीं हो जाती। रेज योर हैंड बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। और इसका असाइनमेंट सबमिट करना मैंडेटरी है। नहीं करोगे, मोहित सर पंकज सर को कहूंगी तुम लोगों के घर कॉल करने को। हाँ जी, प्रखर आप बताइए बेटा, कौन सा नहीं है न्यूक्लियोफाइल? ए। AlCl3 नहीं है। ठीक है, बाकी इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, और वोटर के पास भी। अब तुम्हें दिख रहा है मैम इतने इजी क्वेश्चन नीट में आते हैं क्या? यस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड। ये क्लियर हो गया ना, बिकॉज पूरी ऑर्गेनिक में यूज होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं मेरा बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या काम करता है? सॉल्वेंट काम करता है रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, रिएक्शन को करवा पाने में हेल्प करता है। अब आपने दो तरह के सॉल्वेंट सुने होंगे, कौन कौन से सुने होंगे तुम लोगों ने? एक तो तुमने सुना होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। तमनप्रीत, तुमने हैंड रेज नहीं किया क्या? मैम किया था। अच्छा, सॉल्वेंट आपने दो सुने होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। इसके अलावा सुना है क्या कोई? ओके, अब पोलर सॉल्वेंट में भी दो कैटेगरी आती है, कौन कौन सी मेरा बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये तो सुना होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं सुना तो कोई, और आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यस, प्रोटिक एंड एप्रोटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ये पोलर प्रोटिक का क्या मतलब है। वर्ड्स को तोड़ो ना एक बार। पोलर का मतलब क्या होगा? पोलैरिटी आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। प्रोटिक का मतलब क्या है मेरा बेटा? यहाँ पे प्रोटिक का मतलब ये है कि जो आपका हाइड्रोजन एटम होगा वो किससे अटैच होगा? अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पोलर प्रोटिक का मतलब क्या हुआ? अभी मैं इसके एग्जांपल भी कराऊंगी। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन होता, प्लीज ध्यान से सुनो बैठ के, पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा दिमाग कहीं और ही है, फिर कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा ऑर्गेनिक में। जो हाइड्रोजन एटम होगा वो किससे अटैच है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अटैच होगा, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या है? पोलर ए प्रोटिक का मतलब क्या है कि वो पोलर तो है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, लेकिन वो एप्रोटिक। अब एप्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें H एटम क्या होगा, डज नॉट अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप प्लीज अच्छे से लिख लो। क्लियर है ये वाली बात? पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की तो प्लीज बताइए। मैम एग्जांपल्स बताओ, अभी एग्जांपल्स लिखवाऊंगी। नॉन पोलर मतलब क्या होता है? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जैसे आपने सुना होगा CCl4 हो गया, बहुत सुने आपने, केमिकल बॉन्डिंग में बतेरे किया आपने। CH2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। अच्छा, इसके अलावा बेंजीन हो गया, ये भी आपका सॉल्वेंट होता है। बेंजीन देखा लैब में किसी ने? Yes, ma'am. यस। एसीटोन इज नॉट नॉन पोलर बेटा, एसीटोन नॉन पोलर नहीं होता, वो पोलर एप्रोटिक होता है। अब ये क्या है? ये भी नॉन पोलर है। क्या मैं इसको नॉन पोलर एप्रोटिक बोल सकती हूँ बेटा? वाई? क्योंकि जो इसमें H एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं अटैच है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ ना नॉन पोलर एप्रोटिक। ठीक है। अब मैम आप ये बताओ कि एग्जाम्पल कौन कौन से जो हमें याद रखने हैं पूरी ऑर्गेनिक में, वो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ठीक है बेटा, जो ये काम करवा रही हूँ ना, ये सिर्फ एक चैप्टर के लिए काम नहीं करवा रही हूँ मैं किसके लिए करवा रही हूँ? पूरी ऑर्गेनिक के लिए। तो ये मत सोचना, नाम तो है चलो हेलोएल्केन एंड हेलोरीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखी गई एक एक चीज मैं पूरी ऑर्गेनिक के लिए लिख रही हूँ, बस ये ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूंगी बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? वाटर हो गया एक तो अपना, बोलो। एल्कोहल हो गया, और बताओ। एसिड हो गया, है ना। नॉन पोलर बताना है क्या? नॉन पोलर बताना है एक बार। नॉन पोलर मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जैसे CCl4 हो गया, CS2 हो गया, CC6 हो गया। ठीक है, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में आते हैं। CCl4 हो गया, ठीक है। अच्छा, और बताओ पोलर प्रोटिक के जल्दी से एग्जांपल मेरे को, और बताओ कौन कौन से होंगे? अमोनिया हो गया, ये पोलर प्रोटिक है। अब आओ पोलर एप्रोटिक कौन से होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? आ जाओ। सबसे पहले जो अपूर्वा ने बोला था एसीटोन, तो वो गलत था, वो नॉन पोलर नहीं होता है, वो पोलर एप्रोटिक होता है। पहले तो ये समझो व्हाई दिस इज पोलर, व्हाई दिस इज पोलर, पोलर क्यों होता है ये? यस, वो भी पोलर एप्रोटिक में आता है। ये क्यों होता है पोलर? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे पोलैरिटी आती है। और व्हाई दिस इज एप्रोटिक? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच नहीं है मेरा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच नहीं है। तो एसीटोन किसका एग्जांपल है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है। बेंजीन बेटा नॉन पोलर है। C6H6, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ी ना होता है, ठीक है। उसके अलावा और तुम्हें क्या याद रखना है इसमें? एक होता है तुम्हारे पास वो एसीटोनाइट्राइल, इसका नाम क्या है? एसीटोनाइट्राइल। जो मैं करवा रही हूँ वही करो, रुक जाओ एक बार, आ रही हूँ इथर विथर पे, सब पे आ रही हूँ। फिलहाल मैं वो बता रही हूँ जो तुम्हें क्या करना है अपने ऑर्गेनिक में यूज करना है। ये सारे मैंने देखो लिस्ट बना रखी है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। जो इथर बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म कर रहा है, उसमें से आप कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा आपको कौन सा पता होना चाहिए? DMF पता होना चाहिए। DMF पेपर में लिख के आएगा। DMF, DMF मतलब क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। सुना है किसी ने? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अमाइड तो सबने सुना होगा, अमाइड सबने सुना है। यस मैम। फॉर्मामाइड, ठीक है। और अगर मान लो मैं इस 2 H को हटा के 2 मिथाइल लगा दूं, तो वो क्या नाम बन जाएगा उसका? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। उसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है, DMSO। DMSO, DMSO क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। मैंने याद करने हैं, हाँ भाई याद करने हैं, बैठ के याद करना इसको रात को। वो क्या होता है? ये होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्लियर? ये 4 सॉल्वेंट आप लोगों को पता होने चाहिए। कोई रात को भी तुमसे पूछे
तो पता होना चाहिए। जो बच्चे ईथर बोल रहे थे वो भी लिख सकते हो, वो भी पोलर एप्रोटिक में ही आता है। ठीक है जी, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा और भी होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन आपको नहीं करने, आपको ये 5 ही ध्यान रखने हैं बस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो एक लिस्ट बना के दे दी है आप लोगों को, ताकि आप लोग जब भी रिवाइज करना हो इस समरी चार्ट से आके क्या करोगे, रिवाइज करोगे। गेटिंग माई पॉइंट और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं अपन गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आ जाओ। सबसे पहले लिखा हुआ है एसिड। एसिड क्या है तुम्हारा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, एस्टर की बात करूं, एस्टर क्या है? पोलर तो है बट दिस इज एप्रोटिक। ठीक है, बता देना जहां पे भी डाउट हो। वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक है। अल्कोहल भी पोलर प्रोटिक है। एसीटोन क्या है? पोलर एप्रोटिक। डीएमएसओ क्या है? पोलर एप्रोटिक। ईथर क्या है? पोलर एप्रोटिक। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर एप्रोटिक। डीएमएफ मींस योर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, पोलर एप्रोटिक। डीएमए क्या है? पोलर एप्रोटिक। अब कहोगे मैम ये डीएमए क्या होता है? वैसे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट लिख लो, अब मैंने दिखाई दिया है तो। इसका नाम होता है मेरा बेटा डाइमिथाइल एसिटामाइड। आ रहा है ना यहाँ पे आयुपेक नेम का? अगर पढ़ा होता तो ये थोड़े थोड़े नाम याद होते। डाइमिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या होता है मेरा बेटा? CH3CONH2। दिस इज योर एसिटामाइड। अगर 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 मिथाइल लगा दो तो क्या नाम बन जाएगा? बोलो। डाइमिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड। ठीक है, तो ये समरी चार्ट आप लोगों के लिए रहेगा, सो दैट जब भी आपका मन करे यहाँ से आके आप रिवाइज कर लीजिए। क्लियर है? इसलिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेसी ना लगे रिवाइज करते टाइम। हो जाएगा? सबसे जल्दी से एक थम्स अप दे दो बेटा ताकि अपन आगे चले। पिछली वाली स्लाइड दिखाना, हाँ जी बेटा। बैक स्लाइड दिखाना। चलूं? यस मैम। आगे हेडिंग डालो सॉल्वेशन। जानवी क्लियर है? चांदनी, गिरजा, भूमिका, अनुष्का? ठीक है, चलो आ जाओ। सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन तुमने वर्ड सुना होगा, हाइड्रेशन सुना होगा, है ना? तो सॉल्वेशन भी वही है। हाइड्रेशन मतलब जब वाटर सॉल्वेंट हो, सॉल्वेशन मतलब वाटर के अलावा कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NaCl। अगर मान लो मैं NaCl को लेती हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो क्या हाल हो जाएगा उसका? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कोई एग्जांपल बताओ, वाटर ले लें, वही सबसे ज्यादा। तो अब देखो इस वाटर को क्या होगा, वाटर क्या करेगा? NaCl का हाल तुम सबको पता है क्या करेगा। NaCl क्या होता है? Na+ और Cl नेगेटिव में होता है, राइट? अब वाटर क्या है? क्या है? वाटर तो पोलर है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो ना किस तरीके से घेर लेगा Na+ को, देखो ये देख रहे हो? देख पा रहे हो सभी बच्चे? ओम समझ में आ रहा है मेरा बेटा? ठीक है, तो किस तरीके से ऑक्सीजन ने, वाटर ने आपके Na+ को क्या कर लिया है? घेर लिया है। और अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा? देखो Cl नेगेटिव को कौन आएगा घेरने, तुम बताओ मुझे। हाइड्रोजन आएगा। यानी कि भैया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो क्या काम कर रहा है मेरा बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेट कैटायन एनायन दोनों को ही कर रहा है। बोलो हाँ के ना? बोलो। क्लियर हुई ये बात कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है कैटायन को भी सॉल्वेट कर रहा है और एनायन को भी, मतलब एनायन को भी घेर ले रहा है और कैटायन को भी घेर ले रहा है। बोलो हाँ के ना? लेकिन अगर मान लो तुमने NaCl को डाला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो क्या होगा मैम? तो बताओ क्या होगा? लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन। क्या करेगा वो? देखो इधर ध्यान से देखो, आपको पता है Na+ है, किस तरीके से बनाए इसको? ऐसे बना लेते हैं,
इधर देखो, इस तरीके से देख पा रहे हो, बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव होगा बिकॉज पोलर है, तो इस तरीके से वो Na+ को घेर लेगा। अब Cl नेगेटिव को कौन घेरेगा बताओ, क्या कार्बन घेरेगा क्या? नहीं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखोगे सारे बच्चे, इधर देखो, ये आपका होता है एसीटोन, ठीक है जी। ये इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव और इस पे आता है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा जो ये कार्बन होता है ना, ये क्या होता है, हिडन होता है। क्या होता है, हिडन होता है। और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, आपके कैटायन वाले पार्ट को क्या कर लेता है, घेर लेता है। लेकिन ये आपका जो कार्बन है वो अनायन को नहीं घेर पाता है। यानी कि सीधी सीधी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को क्या करता है, सोलवेट करता है, अनायन को नहीं करता है। लिखो इसको, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट, ये तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है, ये जो तुम PY ब्रूस जो मैंने आपको बोला है पढ़ने को, उसमें ही ये चीजें लिखी हुई हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट ओनली कैटायन, एनायन को वो सोलवेट नहीं करता है, क्योंकि ये पार्ट क्या होता है, अंदर की तरफ छुपा हुआ होता है, एक्सपोज नहीं होता, जिसकी वजह से वो एनायन को सोलवेट नहीं कर पाता। ठीक है, हो गया? जल्दी बताओ। हाँ मोनिका। मैम ये वाला एप्रोटिक वाला समझ नहीं आया, तो बताया मैंने, 2 बार बता दिया मैंने, है ना, सुनते ही हो तुम लोग। इधर देखो, मैं बोल रही हूँ बेटा, जो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है वो तो Na+ को सोलवेट कर रहा है, लेकिन Cl नेगेटिव को सोलवेट करने वाला कोई भी नहीं है। कैटायन को घेरेंगे बट अनायन को नहीं घेरेगा। कौन घेरेगा? कार्बन तो छुपा हुआ है ना, वो ज्यादा एक्सपोज ही नहीं है बाहर की तरफ, तो वो नहीं घेरेगा। नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा एक्सपोज होता है तो वो घेर लेता है Na+ को, मतलब कैटायन वाले पार्ट को, अनायन वाले को नहीं घेरता है। तो आपको क्या करना है, 2 बातें याद रखनी है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट बोथ कैटायन एंड अनायन, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट ओनली कैटायन। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो क्लास के बाद में प्लीज रुक जाइएगा। आगे हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एलाइलिक, विनाइलिक, एराइल, बेंजाइलिक, हैलाइड, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट के टाइप क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अब पहले तो आप लोग ये समझो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इनको सेम समझते हो। देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। बेसिसिटी का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देना। तो मैम ये तो दोनों सेम हो गए, बट नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। क्या डिफरेंस होता है मेरा बेटा? देखो, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसको लेना देना होता है कार्बन से, और बेस को लेना देना होता है हाइड्रोजन से। बस इतना ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे मान लो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड बना रही हूँ, ठीक है, लेट्स से। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को मतलब है किससे, कार्बन से। न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करने वाला है एल्काइल हैलाइड में, वो किस पे करने वाला है, कार्बन पे। तो जो भी आप न्यूक्लियोफाइल देखोगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करने वाला है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम को, या तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। लेकिन अगर मैं बेटा बेस की बात करूं, बेस के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लेकिन वो क्या करेगा मैम, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा मेरा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर जहां पे भी तुम्हें दिख गया कि बेस है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा। इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ले जाएगा। ऐसा नहीं कोई अंटशंट कोई भी बेस आया हाइड्रोजन को चुरा के ले गया, नहीं, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, वही तो सीखने आए हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर कहीं पे बेस होगा तो वो हाइड्रोजन को लेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो कार्बन पर अटैक करेगा। क्या ये दो चीजें, दोनों के बीच में ये जो मेजर डिफरेंस है वो तुम्हें क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया।
ठीक है, और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे लग जाएगा, ठीक है। मतलब वो तो रिएक्शंस की बात होगी, वो तो मैं भी बाद में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, कल भी है ना अपना, हाँ कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे क्या करेगा, ये बेस ले लेगा हाइड्रोजन को, X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। क्लियर है? कोई अगर तुमसे पूछे मैम दोनों सेम है क्या, कोई भी तुमसे पूछे दोनों सेम है क्या, तुम कहोगे नहीं, दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आज तुम्हें सारा असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो कान खोल के बैठना, क्योंकि यहाँ पे डाउट्स भी आते हैं बच्चों के, इसलिए कह रही हूँ प्लीज आराम से सुनना, ध्यान बिल्कुल बिल्कुल फोकस यही होना चाहिए जो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहला पॉइंट आता है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक होती हैं न्यूट्रल स्पीसीज से। मतलब अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि OH नेगेटिव और वाटर में, हाइड्रोक्साइड और वाटर में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या कौन ज्यादा बेसिक है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक होगी। बेसिक बेस के बारे में बोले या न्यूक्लियोफाइल के बारे में बोले, दोनों में यही होगा। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब भी ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है तो सबसे पहले वो जाता है अपने चार्ज को खत्म करने, यानी कि न्यूट्रलाइज करने। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है भैया, भाग के जाएगा कि मेरा चार्ज खत्म हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो तुम्हारे पास ये दिखा मिल जाए SH नेगेटिव और एक हो जाए H2S, तो तुमसे पूछे कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, SH नेगेटिव या H2S, बताओ। SH नेगेटिव। यस, और ऐसे इसमें NH2 नेगेटिव जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक या ज्यादा बेसिक होगा NH3 से। तो यानी कि क्या बोला मैंने, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक देन द न्यूट्रल स्पीसीज। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो मुझे डाउन द ग्रुप जाना हो तो क्या होगा। मान लो फ्लोरीन है मेरे पास, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। अगर मुझे इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखना हो तो क्या होगा। क्या यहाँ पे मैम बेसिसिटी का भी ऑर्डर सेम होगा क्या? आंसर इज नो। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट होता है। अब तुम खुद सोचो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब जो इजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, यही मतलब है ना। मतलब जो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, वही मतलब है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है और पोलराइजेशन बढ़ रही है, फजांस रूल पड़ा है। तो अगर मैं आयोडीन के न्यूक्लियस की बात करूं तो इसके न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम होगी, बिकॉज बड़ा साइज है, ठीक है, लूजली बाउंडेड होंगे। तो यानी कि I नेगेटिव क्या होगा मेरा बेटा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा इन सबके कंपैरिजन में। यस और नो? यस मैम। ये चीजें आप लोगों को GOC में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं बेसिसिटी को, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा पा रही, क्योंकि इसका मतलब भी वही सेम होता है। इसको क्या करना है, हाइड्रोजन को चुराना है। अगर मैं बात करूं बेटा फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का साइज क्या है मेरा बेटा, छोटू साइज। चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा होगी, तो वो जल्दी जो है क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा। तुम एक न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला ध्यान रख लो, बेसिसिटी का तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा मेरा बेटा, ये होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास SCH नेगेटिव हो, है ना, या एक काम करते हैं, हाँ SH नेगेटिव हो, और अगर तुमसे पूछे कि दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, और एक और लिख देती हूँ मैं OH नेगेटिव, तो आपको तीनों का बताना है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किस केस में होगी।
SCH नेगेटिव की उसके बाद SH नेगेटिव। SCH नेगेटिव। सबसे बड़ा कौन है? सिलेनियम वाला है, तो उसका सबसे ज्यादा होगा पहले नंबर पे, फिर सल्फर वाले का, और लास्ट में क्या होगा? हाइड्रोक्साइड। किसका ऑर्डर है ये? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। मैं लिख देती हूँ क्योंकि फिर आप नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मेरा बेटा, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3CH2 ट्राईइथाइल फॉस्फीन ले लेती हूँ और ट्राईइथाइल अमोनिया ले लेती हूँ। तो आप मुझे बताइए दोनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, फास्फोरस की या फिर आपके नाइट्रोजन की? मैम फास्फोरस की। समझ गए? ज्यादा ज्यादा कौन से यूज होते हैं आपके? ज्यादा ये वाले यूज होते हैं। वो तो धीरे धीरे जब आप लोग समझेंगे ना ऑर्गेनिक में, चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी रट्टा नहीं मारना, आपको ये धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है, एक टाइम के बाद। उसके बाद बात आती है मेरा बेटा अक्रॉस द पीरियड। पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? यस मैम। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहूंगी कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? कम होती है। मैम ऐसा क्यों? एक बार बताओ, अगर तुम्हारे पास मान लो CH3 नेगेटिव है, तुम्हारे पास NH2 नेगेटिव है, तुम्हारे पास OH नेगेटिव है और तुम्हारे पास F नेगेटिव है, सबसे ज्यादा इसमें अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की होगी। तो फ्लोरीन तो क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पकड़ के रखेगा, वो तो देगा ही नहीं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट कंपेयर करूं, ध्यान रखना मैं कंपैरिजन किसके बीच में कर रही हूँ, अपना मत कोई कॉन्सेप्ट लगाने लग जाना। जबकि कार्बन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ज्यादा बेटर डोनर होगा, हाँ या ना? ये ज्यादा क्या होगा मेरे बेटा? बेटर डोनर होगा। और बेटर डोनर होगा तो मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जब मैं पीरियड की बात करती हूँ ना, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो पैलर्स टू क्या होती है? बेसिसिटी। यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा? बेसिसिटी का भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जैसे अगर मैं बोलूं अमोनिया और वाटर, अमोनिया और वाटर में से कौन बेटर डोनर है इन टर्म्स ऑफ बेसिसिटी और इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? कौन ज्यादा बेटर डोनर है? H2 मैम अमोनिया इज बेटर डोनर। अमोनिया इज ए बेटर डोनर। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ रहे हो? धीरे धीरे ये चीजें जब तुम रिवाइज करोगे ना, तुम्हें अपने आप समझ में आएंगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलेंगी नहीं कभी। जैसे इनऑर्गेनिक में चैप्टर बदल जाता है, जो चीजें बदल जाती है। फिजिकल में भी केमिकल काइनेटिक्स में जो पढ़ रहे हो आप, इक्विलिब्रियम में अलग पढ़ो, बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। जो पढ़ा दिया वो पूरे 3 महीने के लिए पढ़ा दिया, समझ रहे हो? मतलब जो पढ़ा दिया ना वही 3 महीने हर चैप्टर में चीजें यूज होंगी। ये सबसे अच्छी बात है। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, यही चीजें हर चैप्टर में रिपीट होती जाएंगी बार 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 बार। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम आधी ऑर्गेनिक कर लोगे, तुम कहोगे मैम ये वाली चीजें तो बार बार करवा रहे हो आप, ट्रस्ट मी, ठीक है। और आज से शुरुआत हो चुकी है ऑर्गेनिक की। इतना क्लियर हुआ? मैम अगर मैं बात करूं, हाँ बोलो बेटा। मैम जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा इसमें वही बेसिसिटी का होगा। हाँ तभी लिखा है मेरा बेटा ये मैंने। ओके मैम। न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स टू बेसिसिटी, मतलब दोनों का सेम होगा। ओके नेक्स्ट लिखो, बल्कि बेस हैज लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। मैम ये क्या मतलब है? बल्कि मतलब तो समझे ना, बड़ा बड़ा। देखो अगर मैं मान लो एक तो ये लिखूं, ध्यान से सुनना, एक मेरे पास ये है ना, और एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये है, ठीक है? ठीक है क्या मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है हमें? अब ये करना है कि हमें क्या करना है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, देख पा रहे हो आप? यस मैम। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सब में ऑक्सीजन ही देने वाला है। यस ठीक है। अब सब में क्योंकि ऑक्सीजन देने वाला है इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ये बताओ कार्बन पे ही अटैक करेंगे।
तो मुझे Yes, ये ma'am. बताओ, देखो कि यहाँ पे 1 मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 3 मिथाइल है। जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करने जाएगा तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप है भैया, इसको तो रिपल्शन फेस होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. है ना मेरा बेटा, उसको तो रिपल्शन फेस होगी। तो मतलब अगर मैं बोलूं सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल ये होगा, यानी कि जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, हिंड्रेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी मेरा बेटा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। बोलो हाँ के ना? बोलो कि Yes, हाँ। yes, Yes, ma'am. ma'am. एक बात बताओ, तुम एक चीज पर अटैक करने जा रहे हो, ठीक है, वो पीछे पहले ही इतने बड़े बड़े वो देखो, मान लो तुम किसी को मारने जा रहे हो, उसके पीछे तुम्हें पता चलेगा 20 आदमी ऑलरेडी खड़े हैं, जाओगे क्या उसके पास? नहीं जाओगे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे, अगर इसको अटैक करने जाना है, कार्बन इसके पास देखो बड़े बड़े ग्रुप है, वो जाएगा, रिपल्शन होगी, तो वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है। ठीक है जी। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाएगी। अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर बताऊं बेटा, तो बेसिसिटी को कोई लेना देना नहीं होता है स्टीरिक हिंड्रेंस से। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बेसिसिटी का सिर्फ मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो अच्छा बेस। अब तुम मुझे ये बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? यहाँ होगी सी वाले में। वाई? बिकॉज CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, और 3 मिथाइल की वजह से प्लस आई इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तुम्हें पता है प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? बेसिसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाता है। आ गया ना GOC? तो यानी कि सी का सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बेसिसिटी होगी, फिर बी की होगी, फिर ए की होगी। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टीरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे एक आप लाइन भी लिख सकते हो, बेसिसिटी has nothing to do with steric hindrance। मतलब बेसिसिटी का स्टीरिक हिंड्रेंस से लेना देना बोलो नहीं है। बेस आपका बल्कि भी हो सकता है और होगा, आगे आने वाली क्लासेस में तुम्हें एग्जांपल्स भी बताऊंगी। ये एक तो सबसे अच्छा एग्जांपल ही होता है, बड़ा अच्छा बेस होता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, टर्शरी ब्यूटोक्साइड बोलते हैं इसको, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अच्छा उसके अलावा लिखो स्टीरिक हिंड्रेंस does not originate from single atom। आई नो समझ में नहीं आया होगा क्या लिखा है, आओ मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो बेटा, मैंने तुम्हें बोला कि I नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, फिर आपकी Br नेगेटिव की है, फिर Cl नेगेटिव की, और फिर F नेगेटिव की। यही बताया था ना मैंने? Yes, यस क्या? पूरा तो बोलो, यस में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यही बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम। yes, ma'am. अच्छा, तो तुम यहाँ पे मेरे को ये भी बोल सकते थे कि मैम I नेगेटिव भी तो बड़ा है, जब वो जाएगा कार्बन के पास तो उसमें भी तो स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। यस और नो? यस मैम। आना चाहिए था ना ये तुम्हारे जहन में क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, स्टीरिक हिंड्रेंस कभी भी सिंगल एटम से नहीं आती है, हमेशा ग्रुप से आती है। आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। स्टीरिक हिंड्रेंस कभी भी सिंगल एटम से नहीं आती, ग्रुप से आती है। तो I नेगेटिव पे स्टीरिक वाला फैक्टर मत लगा देना। ठीक है जी? Okay, ma'am. चलो एक और पॉइंट लिखेंगे। कितने पॉइंट्स हो गए मेरा बेटा अपने? 4 हो गए ना। 5वां पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। इफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर of two or more species is same, then nucleophilicity parallels to basicity। अब मतलब क्या है मैम? आपने तो लिख दिया, हम तो हो गए कंफ्यूज। देखो एग्जांपल लिखूं, एक आपके पास है बेटा मिथोक्साइड, है ना, एक आपके पास है हाइड्रोक्साइड, एक आपके पास है एसीटेट आयन, और एक आपके पास है वाटर। अब आपको दिख रहा है कि सब में देने वाला कौन है? ऑक्सीजन है।
तो जब आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम होता है, मान लो अगर आप 2 या 3 स्पीसीज को कंपेयर कर रहे हो और उन सब में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है मेरा बेटा, सेम है, तो उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है बेटा, बेसिसिटी का भी ऑर्डर होता है। तो अगर मान लो मेरे को इनको ऑर्डर में लगाना है तो मैं किस तरीके से लगाऊंगी, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट में ऑलरेडी आ चुका है, असाइनमेंट में भी दिया है मैंने। सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है, तुम ये चेक कर लो कि कोई न्यूट्रल स्पीसीज तो नहीं है, जैसे यहाँ पे वोटर क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो न्यूट्रल स्पीसीज का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, बेसिसिटी होता है, वो कम होता है, यानी कि डी वाला तो सबसे पीछे रह गया। बोलो हाँ के ना। यस मैम। मैम क्लियर हुआ ये वाली बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं इन तीनों की, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन कहता है एसीटेट वाला कि भाई मैं तो नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन, मैं तो बिजी हूँ। मतलब देगा, मैं कंपैरिजन करूँ, देगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। वो कहेगा मैं तो बिजी हूँ रेजोनेंस में, देखो हो रही है कि नहीं हो रही है रेजोनेंस। यस मैम। वो कहेगा अच्छा मैंने देने हैं लेकिन मैं तो बिजी हूँ। मतलब जितने अच्छे डोनर ए और बी हैं उतना सी नहीं हो पाएगा। यानी कि मैं एक लाइन यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। एक पॉइंट बता दिया मैंने तुम्हें, बहुत अच्छा हो, इसको लिख लेना, जितना छुपा के मैंने लिखा है ना उतना ही तुम ओपन करके अपनी नोटबुक में लिखोगे। मेरे पास तो स्पेस की कमी है। मतलब जितना, ध्यान सुन लो इधर आओ, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, तो यानी कि सी उसके बाद आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं ए और बी में। ए और बी में क्या खासियत है मैम, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना जी, और उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो यानी कि ए वाला ज्यादा बेटर डोनर होगा एज कंपेयर टू बी। तो दिस इज द ऑर्डर। बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। मैम। हाँ बेटा, कोई बोल रहा है? मैम आपने तो बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई लेना देना नहीं है किसमें लेना देना नहीं है? प्लस आई इफेक्ट से। कहाँ बोला? अभी तो बोला। कहाँ बोला? कौन से पॉइंट पे बोला? तो मैम फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्यों, मतलब जब पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला आपने फैक्टर लिया उसमें हम वो भी तो देख सकते थे ना, प्लस आई वाला। आप किसको कंपेयर कर रहे हो मेरा बेटा? आपको ये देखना ना, आप कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हो, राइट? आप कंपैरिजन किसके बीच में करो। आप एक बार बताओ, आपको OH नेगेटिव और CH3O नेगेटिव के बीच में कंपेयर करना है, तो हाउ विल यू कंपेयर? कुछ कोई फैक्टर होना चाहिए ना जिसकी बेसिस पे आप बता रहे हो कि CH3O नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो बताओ कोई और कौन सा एक्सप्लेनेशन हम इसको दे सकते हैं? या तो आप ऐसे सॉल्व करो, वरना आप इसके क्या बना लो, ये आपके बेस है, इनके एसिड बना लो, कंजुगेट बेस के एसिड बना लो, उससे कंपेयर कर लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के भी कंजुगेट बेस होते हैं, इस तरीके से कर लो। ये वाला मुझे थोड़ा सा सिंपल लगा तो मैंने ये वाला आपको बता दिया। ओके मैम। मेरे बेटा चलो, जैसे अगर मैं बात करूं मेरा बेटा A, B और C में, अगर तुम इसका ये कंजुगेट ये बेस है, इसका तुम एसिड बना देते हो तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन सब में से, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वो बेस क्या होगा, वीक होगा। याद करो वो इक्विलिब्रियम में बताया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एज वीक कंजुगेट बेस, है ना, वो बहुत काम आता है ऑर्गेनिक में। अब ये क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं ऐसे, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया? क्लास में आ चाहिए महेश, है ना, मैंने ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक बार और कर देती हूँ। चलो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि मिथाइल को आप कैसे बोलोगे कि यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, तो वो ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। अगर मेरे को दोनों को कंपेयर करना है तो ये बेटर डोनर होगा, क्योंकि मैंने एक चीज बोली ना मेरा बेटा कि इफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 और मोर स्पीसीज इज सेम, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। तो अपने को ऑर्गेनिक में क्या देखना है, देखो ऑर्गेनिक की एक ये भी वो है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं क्वेश्चंस में, तो हमें ये देखना है कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
कब कौन से क्वेश्चन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये हमें माइंड में उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए। और वो धीरे धीरे कैसे आएगा, जब तुम पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। आगे चलो, हेडिंग डालो सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। बस आई गेस नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक भी है। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे मैम? देखिए, चलो आपको एक चीज बताई थी मैंने बेटा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, सोलवेट करता है किसको? बोथ केटायन एंड एनायन को। बताया मैंने ये। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है और I नेगेटिव है, सबसे अच्छा, अगर मान लो लेट्स से वाटर इज योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लो, तो वो सबसे अच्छा सॉल्वेट किसको कर पाएगा? F नेगेटिव को, Cl नेगेटिव को, Br को या I नेगेटिव? I नेगेटिव नेगेटिव को। नेगेटिव को। F नेगेटिव को क्यों कर पाएगा पूर्वा? हम इसका साइज कम है, फिर ये यस, दिस इज द रीजन। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा वाटर किसको घेरेगा? फ्लोरीन को घेरेगा। अगर एक बात बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो तो फ्लोरीन को घेर लेगा, तो फ्लोरीन क्या अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा F नेगेटिव? तो यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा मेरा बेटा? यही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वाटर ने तो घेर लिया ना इसको नहीं घेर पाएगा अच्छे से, तो ये बेटर डोनर हो गया ना, यस मैम। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगर मेरा बेटा, मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होगा? सोच के बताना मेरे को। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? सिर्फ सोलवेट करता है किसको? केटायन को। एनायन फ्री रहता है। तो अगर मेरे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, अब किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी सर? मैम कैसे? आपने तो पहले बताया था कि I नेगेटिव की ज्यादा होती है, अब आप ये चेंज कर रहे हो, ये क्या लोचा है? आप सुनो ध्यान से, अगर पेपर में कुछ भी ना लिखा मिले, कुछ भी मतलब कोई सॉल्वेंट का नाम ही ना लिया हो एग्जामिनर ने, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसमें पक्का वाटर ही रहा होगा, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उस केस में आप ऑर्डर ये लिख के आओ। अगर वो बोलता है पोलर प्रोटिक में, तो भी आप यही ऑर्डर लिख के आओ। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एग्जामिनर, लिख लो अपनी नोटबुक में, अगर एग्जामिनर ने कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो यही ऑर्डर। अगर एग्जामिनर स्पेशली लिख के दे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये ऑर्डर। अगर एग्जामिनर लिख के दे भैया पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या होगा आपका? F नेगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। तो मैं एक लाइन लिख सकती हूँ क्या? नोट करके लिख सकते हो कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो डिक्रीज करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को। यस मैम। बिकॉज वो दोनों को एनायन को भी सोलवेट कर लेते हैं ना, तो एनायन इतना अवेलेबल नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो डिक्रीज करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को। जबकि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में लिख दूं, क्या करते हैं बोलो? इंक्रीज। वहां पे क्या होता है? एनायन को वो सोलवेट नहीं करता, तो यानी कि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है। नीट का क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन बता दिया मैंने। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सॉल्वेंट, जिसमें से आपको ये वाले पॉइंट्स भी मिले थे वहां पे पेपर। मैम बोलो वो पूर्वा। मैम फ्लोरीन ज्यादा बेटर इसलिए क्योंकि इसका साइज कम है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यस, अगर मैं पोलर ए प्रोटिक की बात करूंगी मेरा बेटा, तो पोलर ए प्रोटिक में तो आपका सॉल्वेंट किसी को भी, कोई भी अनायन को क्या नहीं करता? सोलवेट नहीं करता। तो हाउ विल वी कंपेयर? तो हम बोलेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। बट अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या कुछ नहीं दे रखा होगा, तो हम बोलेंगे कि I नेगेटिव बेटर डोनर होगा। और इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? कि नीचे जाओगे, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस की पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, इसलिए I नेगेटिव बेटर डोनर होगा। बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगेगा। बट ऑर्गेनिक में आप जब कोई भी चीज करते हो तो उसके पीछे का आपको एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट उनका तो होना चाहिए जितना मैं बता रही हूँ। ठीक है, समझ गए? हाँ जी बेटा बोलो। मैम वो ऑर्डर तो समझ आ गए, पर ये डिक्रीज कैसे करता है? देखो, सब कुछ भूल जाओ, इधर आओ।
मतलब जो मैंने पढ़ा है वो याद रखना। इधर आओ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है तमनप्रीत? कैटायन और अनायन को सोलवेट करता है। तो अगर मैं Yes, ma'am. तुमसे पूछूं मेरा बेटा, तुम्हारे पास मान लो दो न्यूक्लियोफाइल है, एक तुमने पोलर सॉल्वेंट में लिया और एक तुमने पोलर एप्रोटिक में लिया, एक पोलर प्रोटिक में और पोलर एप्रोटिक में। तो पोलर प्रोटिक में तुम मुझे कहोगे मैम इसमें तो ना तो कैटायन फ्री और ना ही एनायन फ्री है, जबकि पोलर एप्रोटिक में क्या है, एनायन ज्यादा फ्री है, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल की जो पावर है वो ज्यादा होगी ना। Okay, ma'am. इसीलिए आई एम सेइंग कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी और ये डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक Okay, है ma'am. जी, Yes, चलो ma'am. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे अब हेडिंग डालो लिविंग ग्रुप, बस थोड़ा सा रह गया। सही, अपनी क्लास कब तक होती है? 8:30 ना। यस, लिविंग ग्रुप इज योर नेक्स्ट टॉपिक। लिविंग ग्रुप क्या होती है? देखो, अब ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज, इसको मैं समझाती हूँ मेरे अंदाज में। देखो लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप नाम से पता चल रहा है कोई चीज लीव कर रही है ना, कोई चीज छोड़ के जा रही है। ध्यान से सुनना, अगर कोई सबस्ट्रेट में से, रिएक्टेंट में से कोई चीज छोड़ के भाग रही है, अगर छोड़ के जाने के बाद वो खुद को स्टेबल कर रही है तो वो बेटर बेस हो। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास RF है, एक तुम्हारे पास RCl है, एक तुम्हारे पास RBr है और एक तुम्हारे पास RI है। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं बेटा इसको एक्सप्लेन करने के। देखो मैं मल्टीपल तरीके नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा आपको बार बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स फिर रिकॉल कराने के। तो मैं जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा वही कॉन्सेप्ट बताऊंगी। देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन विच वन इज बेटर लिविंग। ठीक है, तो अगर मैं बेटा, आप सबको पता है एल्काइल और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब मैं मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने साथ लेके जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये चाहेगा मैं अपने साथ लेके जाऊं। क्लोरीन कहेगा मैं भी साथ लेके जाता हूँ, ब्रोमीन कहेगा मैं भी साथ में लेके जाता हूँ, ये कहेगा मैं भी साथ में लेके जाऊंगा। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो तुम मुझे बस ये बताओ कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा? RI वाला होगा ना, बिकॉज कार्बन आयोडीन, आयोडीन बहुत बड़ा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के कंपैरिजन में। छोटा बड़ा बॉन्ड कैसा होगा? जल्दी बोलो सारे। और अगर कोई चीज जल्दी ही टूट जाए तो वो क्या होगा? यहाँ पे देखो ना, I जो है उसको सबसे आसानी से वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके भाग जाएगा। तो मतलब इसमें जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा मेरा बेटा? I नेगेटिव होगा। तो अगर आपको इनके बीच में कंपैरिजन करना है तो यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट कि वीक, जितना ज्यादा कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड वीक होगा उतना ही बेटर क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा, उतना ही बेटर वो क्या छोड़ के चला जाएगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है, एक पॉइंट बोल रहा है ऊपर, वीकर बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। वीकर बेस का मतलब क्या हुआ अभी मैं समझाती हूँ। ठीक है, आपने सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है। ध्यान से सुन लो, सुना है? Yes, ma'am. अभी तो सुनाया था एक प्रोग्राम में। एसिड का मतलब क्या होता है? H+ देना। Yes, ma'am. अगर मान लो, तुम खुद सोच के बताना, सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे बैठे हो, अगर तुम किसी स्पीसीज में से H+ निकाल लेते हो तो उस स्पीसीज पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर तुम पॉजिटिव भेजोगे तो वो खुद क्या एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज। आपको बस ये चेक करना है कि अगर तुम वहां से किसी को भगा रहे हो और स्पीसीज पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो तुम्हें बस ये चेक करना है कि वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है या नहीं। अब वो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल हो सकता है? तुमने कार्बन आयन में पढ़ा था। वो हो सकता है रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है वो -I से स्टेबल हो सकता है वो -M से स्टेबल। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ना उतना ही बेटर वो क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि जब लिविंग ग्रुप जाएगा छोड़ के तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ही तो लेगा। बस तुम्हें ये चेक करना है कि कौन से वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं तुम्हें, आ जाओ। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक तुम्हारे पास है CF3, एक तुम्हारे पास है CH3CO नेगेटिव,
मैं अभी बेटा बहुत खुल मतलब ओपन करके दिखा रही हूँ, एग्जामिनर में एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें। एक तुम्हारे पास ये है और एक है तुम्हारे पास OH नेगेटिव। तुम्हें क्या कंपेयर करना है, तुम्हें कंपेयर करना है लिविंग ग्रुप कौन सा बेटर होगा, ठीक है। यानी कि तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है नेगेटिव चार्ज जहां पे भी आया हुआ है वो किस केस में ज्यादा स्टेबल है। सोचो जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखूं। सोचो मेरा बेटा, आई नो क्लास का टाइम हो रहा है, सोचो एक बार, क्योंकि मैं ऐसे भेजूंगी नहीं। GOC यूज होगी यहाँ पे बेटा, थोड़ा लीव करके नहीं जाएगा कोई। हाँ जी, ABC ठीक। सोचा कुछ किसी बच्चे ने? यस मैम। गिरिजा, which one is better living group in question number 2? बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है अनायन, कौन सा लग रहा है आप सबको? मैम बेंजीन वाला। फर्स्ट। फर्स्ट। शिवा फर्स्ट क्यों लग रहा है मेरा बेटा? क्योंकि मैम वहाँ पे मैम वो होता है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मैम वो छोड़ेगा नहीं ना मैम उसको ग्रुप को। नहीं, ये रीजन नहीं बोलोगे, ऑक्सीजन तो बेटा इसमें भी है। देखो सबसे पहले आप ये चेक करो रेजोनेंस किस किस में हो रही है। यहाँ हो रही है रेजोनेंस, यहाँ हो रही है Yes, रेजोनेंस, यहाँ भी हो रही है रेजोनेंस, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। तो डी वाला तो सबसे बकवास लिविंग ग्रुप है, और OH नेगेटिव सच बता रही हूँ बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब आते हैं ABC में, ज्यादा स्ट्रोंगली रेजोनेंस कहाँ पे हो रही है, मतलब कहाँ पे बहुत अच्छी रेजोनेंस होगी? यहाँ पे A में, बिकॉज ये क्या है, -I लगाएगा, स्ट्रोंग -I लगाएगा, कहेगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, आ जा ऑक्सीजन दे दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेरी। समझ में आ गई? और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बांटने वाले, ठीक है। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा A वाला। मैम B और C में कैसे कंपेयर करोगे? ऑक्सीजन कहेगा हाँ भाई देख मैं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैं रेजोनेंस में जा रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ रहा है, जबकि तू जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आ रही है? कार्बन पे आ रही है। तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल हुआ? B वाला। बी वाला। तो जितना स्टेबल आपका आयन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा बेटा? बेस, ठीक है। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे थर्ड क्वेश्चन करो। GOC को यूज करना, जिसको GOC नहीं आती पढ़ के आना मेरी क्लास में नेक्स्ट टाइम से, वरना ऑर्गेनिक नहीं आएगी बेटा समझ में। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने 1 महीने पहले ही बता दिया था ना वैसे तुम लोगों को, ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। GOC नहीं बताया था? बताया था। यस मैम। चलो थर्ड वाला सोचो क्या कैसे होना चाहिए, कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे? मैम ए वाला, हाँ A वाला क्यों होगा जानवी, बताओ बेटा। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेटा, विथड्रॉइंग ग्रुप। -I और -M लगा रहा है यहाँ पे, और जबकि ये क्या लगा रहा है? हाइपर कंजुगेशन +H और +I। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करता है तुम्हें पता ही है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो सबसे कम ये वाला होगा लिविंग ग्रुप स्टेबल, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, बिकॉज B में तो कोई ग्रुप नहीं लगा होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर देंगे, बट नहीं लिया किसी ने। मैम हो गया था ये। हाँ जी बेटा, मैम ये पहले ही हो गया था, फिर आपने पूछा। ABC हो गया था? यस मैम। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो कंपेयर करना है तुम्हें लिविंग ग्रुप। देखो अब इसका नाम है कुछ वैसे, बहुत वैसे मैंने ऑलरेडी करा दिया। देखो लिविंग ग्रुप क्या होगा, ये अल्काइल वाला पार्ट है, ये पूरा देख रहे हो। तो लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे निकल जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ऑक्सीजन, ये वाले लेके भागेगा, तो बनेगा क्या मेरा बेटा? ये बनेगा। ये भी मैंने बताया था तुम लोगों को, इसका नाम भी होता है OTF, इसका नाम होता है ट्राइफलेट। मैम याद करना है क्या? नहीं, कोई नहीं पूछेगा, बस ध्यान में रखना, ट्राइफलेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं OBS, ब्रोसाइलेट। मैम याद करना है? नहीं करना, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। ये क्या है आपका? टोसाइलेट। हाँ इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं जगह मैं यूज करूंगी।
वर्ड, फिर ये मत कहना मैम पढ़ाया नहीं था, ठीक है? वैसे कोई नहीं पूछ रहा आपसे, नीट में तो कोई नीट के लेवल पे नहीं पूछेगा ये। हाँ, कंपेयर जरूर करा सकता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब सोच समझ के दिमाग लगा के बताना कौन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है तीनों में से। हैंड रेस कर लो जिसको भी आ रहा है समझ में। शाबाश तमनप्रीत। वेरी गुड मोनिका, जानवी, सिद्रा। और करो, अक्षरा, शिवा, दीक्षा, रानी, ओम, अंकिता, प्रखर, अनिरुद्ध, करो भाई। सिद्रा क्या लग रहा है बेटा? मैम ए। फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा होगा, रीजन वही है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा इसका, ठीक है? और बोलो Yes. सेकंड और थर्ड में से बताओ। सेकंड का बोलो, सेकंड का ज्यादा होगा या कम होगा? तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बेटा? हेलोजेंस का Minus क्या आई होता है? हेलोजेंस का Minus माइनस आई आई इफेक्ट। इफेक्ट कंसीडर करते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। हेलोजन लिख लो अगर नहीं लिखा तो नोट्स में। हेलोजेंस का हम माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं, और जबकि यहाँ पे मिथाइल का क्या है? हाइपर कंजुगेशन प्लस आई, तो ये तो डिक्रीज करेगा लिविंग ग्रुप, मतलब इसको अनायन को, ठीक है? इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा अनायन उतना ही वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। बस इससे ज्यादा और कोई लिविंग ग्रुप तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक में तो नहीं मिलेंगे। एक दो मिलेंगे, एक दो वो मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी रिएक्शन के, ठीक है? जैसे आप लोगों को पता चलेगा कि OH नेगेटिव से अच्छा वाटर लिविंग ग्रुप होता है। वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप भाई, OH नेगेटिव तो बेकार होता है एकदम। वो धीरे धीरे पता चलेगा, एक दिन में देखो, मैं सारी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाना चाहती, धीरे धीरे करना है, ठीक है जी? बहुत सारी चीजें बता दी आज मैंने, ठीक है? चलो आओ एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ध्यान से करना, सोच समझ के। एक मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए, 8:24 पे टाइम अप हो जाएगा तुम लोगों को। जो जो मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को यूज करो। नहीं हुआ? दो बच्चों का हुआ है, ओके, 3 का हो गया। और वेरी गुड शिवा, मोनिका, पूर्वा, अंकिता, जानवी, वेरी गुड, दीक्षा, तमनप्रीत, जानवी, रानी। और करो बेटा, आई एम वेटिंग। वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड बच्चों, अच्छा एफर्ट मार रहे हो। बस यही मेहनत की जरूरत है, यही मेहनत की जरूरत है। वेरी गुड सिद्रा। अंकिता आप बताओ, टाइम्स अप। मैम सी। तुम मेरे को ऐसे बता दो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा इसमें से? मैम चर्च। हाँ जी, OH OH नेगेटिव होगा। और सबसे पुअर कौन सा होगा? सेकंड वाला, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है? यानी कि सेकंड तो सबसे पीछे आएगा, यानी कि A और C तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसमें से। मैंने कहा था जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। अब तुम बताओ किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रही है? SO3 वाले का। वेरी गुड मेरा बच्चों, वेरी गुड, ठीक है? तो फोर्थ के बाद क्या आएगा आप लोगों का? थर्ड अच्छा, वाला। थर्ड फोर्थ वाला। वाला ज्यादा है, फिर उसके बाद कौन आएगा? अच्छा, एक ही ऑप्शन है ये तो। यस मैम।
ठीक है, फोर्थ के बाद आपके पास फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, देन आपका सेकंड आएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तुम लोगों ने जो रीजन बोला वो बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो 2 ऑक्सीजन है लेने वाले, उसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी थर्ड वाले में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलो इसमें आओ। हाँ जी, तमनप्रीत कुछ बोल रहे थे क्या? नो मैम। ये वाला करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें ज्यादा होगी? इसको छोड़ देना, CN नेगेटिव को, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आप पहले A, B और D में कंपैरिजन कीजिए। ये तो वही सेम ही है, थोड़ा थोड़ा। आप कंपेयर कीजिए B, A, C में, नहीं B, A, D में। वेरी गुड बच्चों, रेज योर हैंड। शाबाश, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। नहीं आ रहा है क्या समझ में? अभी तो तुम लोगों ने बताया पहले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक बताया था। करो ना, हैंड रेस करो, वही पहले वाला ही तो जैसा है। तुम्हें सिर्फ B, A और D को कंपेयर करना है मेरा बेटा। मोनिका तुम एक्सप्लेन करो। मैम ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि डी वाला तो सबसे कम होगा ना। वेरी गुड। फिर ये ना उसके बाद A वाला, मैम। वेरी गुड। यस मैम। मैम हाँ। और उसमें CH3O नेगेटिव और Cn नेगेटिव में उनका वो बनाया, कंजुगेट एसिड बेस बनाया ना। वेरी गुड मेरा बेटा, बिल्कुल सही। क्लैपिंग करो। मुझे सच में एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई आंसर देगा, B और C का एक्सप्लेन करेगा। बिल्कुल ठीक है, जब आप फंस जाओ ना, इनके एसिड बना लो। ठीक है, इसका एसिड क्या बनेगा? CH3OH बेस का, और इसका बनेगा HCN। अब तुम देखो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HCN है, तो ये वीक बेस होगा। ठीक है, और ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, और बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इसमें सेम ही होगा। तो यानी कि बी वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, फिर सी वाला, फिर ए वाला, फिर डी वाला, बी वाला करेक्ट। ठीक है, हम दोनों ऑर्डर सेम क्यों होगा? क्योंकि अलग है ना स्पीसीज, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, अलग अलग पीरियड के है ना। ठीक है, अभी तो बताया था ना उसमें मैंने, लेफ्ट टू राइट वाले में न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल टू बेसिसिटी। तो अगर आपको इसमें कंपेयर करना है तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला होमवर्क है तुम लोगों का। ठीक है, दिस इज होमवर्क। इसमें तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। भूल मत जाना, ये चीजें भूलने की नहीं होती, आज के लिए इतना ही भूल है। ठीक है, महेश क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? है क्या महेश क्लास में? ओके, कोई मुझे बताएगा अनिरुद्ध क्या क्या पढ़ा मैंने, क्या क्या पढ़ाया मैंने? जल्दी बताओ। मैम जनरल टर्म्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई, ओके। फिर पढ़ाई एल्कली हैलाइड या हेलोएल्केन। अच्छा मुझे ये बता बेटा, ये कौन से टाइप का हैलाइड है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? ये मैम सेकेंडरी। ठीक है, और मुझे ये बताओ, ये कौन सा हैलाइड है? एलाइलिक या विनाइलिक? प्रखर बताना बेटा, एलाइलिक है या विनाइलिक है? अलाइलिक। एलाइलिक। अब तुम ऐसे नहीं करो भाई अनिरुद्ध, ये तो स्टार्टिंग में पढ़ा दिया बेटा। अच्छा ठीक है, उसके अलावा क्या बताया मैंने तुम्हें? न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी का बताया डिफरेंस, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी का सेम ऑर्डर होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा होगा, है ना। तो ये सब चीजें मैंने जो है आप लोगों के साथ डिस्कस की है। GOC आनी चाहिए बेटा,
जिसको लग रहा है कि उसका जीओसी हिला हुआ है तो पहले जीओसी के लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। वैसे देख रखे होंगे आपने, बट अगर स्टिल नहीं देख रखे हैं तो देख लो। कल हमारा लेक्चर रेगुलर लेक्चर भी है और कल हमारा हाइड्रोकार्बन पे भी लेक्चर है, तो ठीक है। अच्छी बात यह है कि दोनों जगह ऑर्गेनिक हो रही है, तो ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कल मैं क्या करूंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगी और डीपीपी मैं अभी तुम लोगों के ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। आपको वो क्वेश्चंस करके मुझे कल तक सबमिट करना है उसको, मतलब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर